नाज़रीन, इंडिया में 2002 में गुजरात दंगों का तो आप लोगों ने सुन रखा होगा। कैसे उन दंगों में एक मुसलमान ख़ानदान तबाह हुआ, चले इस वीडियो को जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ बल्कीस बानो केस के बारे में। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। 24 फरवरी 2002 को बल्कीस बानो अपने शौहर याकूब रसूल के साथ गुजरात के दूसरे इलाके से उठती है, अपने ससुराल से, और अपने मायके आ रही होती, जो कि गुजरात के तिलक इलाके में एक गांव पड़ता है। नाज़रीन, ये ट्रेन में बैठे होते हैं कि ट्रेन में कुछ लोग एक बोगी को आग लगा देते हैं। आग बढ़ती बढ़ती बाकी बोगियों तक बढ़ती है और उसके बाद आग रोकने के लिए ट्रेन रोकी जाती है, फायर ब्रिगेड वाले बुलाए जाते हैं और आग बुझा दी जाती है, पानी डाल के ख़त्म कर दिया जाता है ये किस्सा। लेकिन आग किसने लगाई, ये फ़िरका वारियत किसने फहराई, मतलब हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का चक्कर करवा दिया गया यहाँ पे, और हिंदू मुस्लिम लड़ भी पड़े। गुजरात के तिलक इलाके के साथ जो गांव था, बल्कीस बानो अपने गांव में आ जाती है अपने वालिदैन के पास। यहाँ पे उसकी एक माँ होती है और उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र 8 साल होती है। उसका शौहर याकूब रसूल होता है। दंगे शुरू हो जाते हैं, उनके गाँव में भी शुरू हो जाते हैं। उनके घर जलाना शुरू हो जाते हैं, लोग घरों को जलाते हैं। ऐसे ही घरों को जला रहे होते हैं, ये बाहर निकलते हैं लोग, मुसलमानों का जितने भी ग्रुप होते हैं। इनमें 17 लोग एक ग्रुप में हो जाते हैं और 16-17 लोग दूसरे ग्रुप में हो जाते हैं। इनका इरादा ये था, ये बेटी इसकी थी 8 साल की, याकूब रसूल की, और बल्कीस बानो की, और बल्कीस बानो थी। शौहर दूसरे ग्रुप में हो जाता है ताकि इनमें कोई तो जीवित बच सके, एक ग्रुप में सारे परिवार के ना हो, और बल्कीस और उसकी बेटी दूसरे ग्रुप में हो जाती है। अब जिस ग्रुप में बल्कीस होती है, उस ग्रुप में बल्कीस की माँ भी होती है और उसकी एक कज़न भी होती है, और कज़न की बेटी भी पैदा होने वाली होती है, यानी उनके यहाँ बच्चा भी पैदा होने वाला होता है। ये अपने गांव से रात को भागते हैं, भागते भागते दूसरे गांव में आते हैं। दूसरे गांव में आके जो उसकी कज़न होती है, उसके यहाँ एक बेटी पैदा हो जाती, जो रात को चलने के सफ़र के दौरान दर्द की वजह से आगे वाले गाँव में जाके पैदा हो जाती है। ये उस गाँव से निकलते हैं, आगे वाले गांव में जाते हैं। आगे वाले गांव में जाके ये वहाँ पे एक एमपीए के पास रुक जाते हैं। गुजरात में तो इनको कुछ और ही नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे एमपीए नाम से पुकारेंगे। ये वहाँ पे जाके रुक जाते हैं। रुकने के बाद वहाँ पे 2 जीपें आती हैं। अब जो गांव वाले होते हैं ना, ये पे हिंदू और मुस्लिम दंगे चल रहे होते हैं। ये हिंदू मुसलमान को मार रहे होते हैं कि ये हमारे इलाकों में क्यों रह रहे हैं, ये हमारे मुल्क में क्यों रह रहे हैं, ये हमारा मुल्क छोड़ के जाएं, इनकी वजह से फसाद होते हैं। तो ऐसी 2 जीपें हिंदूज़ की आ रही होती है। गाँव के जो लोग होते हैं ना, वहाँ पर भी मुस्लिम और हिंदूज़ इकट्ठे होते हैं, लेकिन उस गाँव में शांति होती है। तो लेकिन गाँव के लोग डरते हुए कुछ कर नहीं सकते। जो शौहर था वो दूसरे ग्रुप में और तरफ चला गया था, ये बानो दूसरे 17 लोगों के ग्रुप में और तरफ गई चली थी। ये लोग सभी लोग भागते हैं, भाग के खेतों में छुप जाते हैं। खेतों में छुपे ही होते हैं कि वो 2 जीप्स वाले आते हैं। गांव वाले एक साइड पे होके खड़े होकर देख रहे होते हैं, पूरे गांव वाले। जीप रुकती है, वहाँ पे 12 लोग उतरते हैं एक जीप से, और एक जीप आगे चली जाती है और लोगों को ढूंढने के लिए। अब ये 17 लोगों का जो ग्रुप था, इसमें से 7 लोग भाग जाते हैं, पीछे 10 लोग रह जाते हैं। 10 लोगों में कौन रह जाता है? एक इसकी वो कज़न थी बल्कीस बानो की, एक उसकी जो बेटी पैदा हुई थी वो, और एक बल्कीस बानो की जो 8 साल की बेटी थी, ये बल्कीस बानो और बल्कीस बानो की माँ, और इस तरह 5 लोग और थे। टोटल ये 10 लोगों का ग्रुप रह जाता है जो भाग नहीं सकते थे, क्योंकि इनकी कंडीशन भी ऐसी थी कि ये खुद भी, जो बल्कीस बानो थी, ये 5 माह की हामला थी, ये भी माँ बनने वाली थी, 5 माह की हामला थी। मज़ेदारी की बात है, जो ग्रुप हिंदुओं का इनको मारने आता है वो भी इनके गांव का ही होता है, और ये सारे हमसाए होते हैं। वो 12 लोग जो आते हैं, 10 भाग जाते हैं। अब ये 10 लोग रह जाते हैं ग्रुप के, जिनमें 5-6 औरतें होती हैं, 3 मर्द होते हैं। तो जो लोग 12 मारने आते हैं, वो 12 के 12 ही बल्कीस बानो के गांव के होते हैं, उनके पड़ोस के होते हैं, उनके लेन देन वाले होते हैं। बल्कीस एक एक नाम को जानती है, जहाँ पे 2 डॉक्टर होते हैं, एक पुलिस वाला भी होता है बीच में। 12 के 12 बंदों को एग्जैक्टली पहचानती है, जानती है। उनको बोलती है कि भाई हम तो इकट्ठे रहते हैं, हमने तो कोई फसाद नहीं किया, वो किसी और ने किया, हमारा क्या कसूर है। उनको समझाती है कि हम तो बहन भाइयों की तरह मिल के एक गाँव में इकट्ठे रहते हो, तो तुम लोग हमारे साथ ये जुल्म क्यों करने लगे हो। लेकिन उन लोगों को कोई समझ नहीं आती। उनके हाथ में, किसी के हाथ में
तरखान होती है, कृपान होती है, दातरी होती है, खंजर होता है, इस तरह के हथियार सारे होते हैं जिससे गोश्त काटे जाते हैं। बड़े बड़े छुरे वगैरह होते हैं, वो ऐसे ज़िबा करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है बल्कीस बानो की कज़न से। कज़न के पास से बच्ची छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं दंगा फसाद करने वाले कि बच्ची गिरती है, नीचे पत्थर पड़ा होता है उसके ऊपर, उसका सर लगता है और फ़ौरन ही वो मर जाती है। अब बल्कीस बानो की कज़न से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो माफ़ी मांगनी शुरू कर देती कि भाई हमने कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह, लेकिन वो उसके पेट में खंजर मारते हैं। खंजर मारने के बाद उसको नंगी करते हैं, घसीटना शुरू कर देते हैं। बल्कि इस बानों को भी ऐसे घसीटते हैं, उसकी माँ को भी घसीटते हैं। जो उसकी 8 साल की बच्ची होती है उसको खंजर मार के कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद उसकी गर्दन उतार के सर एक साइड पे फेंक देते हैं। अब बल्कीस बानो की माँ को घसीटा जाता है, बल्कीस बानो को घसीटा जाता है, उसके कज़न को घसीटा जाता है। बाकी मर्द होते हैं, जो मर्दों को भी कत्ल कर दिया जाता है। जो औरतें बच जाती हैं, औरतों को घसीट के ये 12 लोग 3-3 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने के बाद ये सभी लोगों से ज़्यादती करते हैं। जितनी भी औरतें होती हैं सबसे ये 3-3 का ग्रुप बना के ज़्यादती करते हैं। ज़्यादती करने के बाद उनको खंजर खुंजर मार के जो भी कंडीशन होती चले जाते हैं। ये समझते हैं कि सब के सब मर गए, लेकिन यहाँ पे सारे मर चुके होते हैं। बल्कीस बानो जो होती है वो मरी नहीं होती, वो बेहोश होती है। उसको खंजर के वार छोटे मोटे लगे होते हैं और उसको कट्स वगैरह भी लगे होते हैं। उसको 3 लोगों ने जना बिला जबर भी उसके साथ किया होता है, तो बुरी कंडीशन होती है, वो बेहोश हो जाती है। ये समझ रहे होते हैं कि वो मर चुकी है। अब बेहोश होने के बाद 4 घंटे बाद इसको होश आती है। इसका लहंगा जो पास पड़ा होता है ये इसको ही ऊपर लेती है और एक टीले के साइड पे होकर छुप के बैठ जाती है। सुबह होती है, उसी गांव जिस गांव वाले सारे लोग देख रहे होते हैं उसी गांव की एक झोंपड़ी के पास जाती है। वो औरत इसे अपने कपड़े देती है, एक पानी की बोतल देती है। ये कुछ देर वहाँ पे आराम करती है। आराम करने के बाद ये पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ये अपनी जाके सारी स्टोरी सुनाती है कि हम ऐसे 17 लोगों का ग्रुप था, 7 लोग भाग गए, हम 10 लोग थे, जिनमें 9 कत्ल हो चुके हैं। कि मेरी माँ थी, बेटी थी, सब लोगों का नाम बताती, कत्ल करने वालों का भी नाम बताती कि मेरे गांव वाले थे। लेकिन जो वो FIR काटने वाले वहाँ पे बैठे होते हैं पुलिस वाले, वो भी सारे हिंदू ही होते हैं। तो वो FIR काटते नहीं, पहले उसको धमकियाँ लाते हैं कि तुमने ज़िना की बात नहीं करनी वगैरह वगैरह, और तुमने ये नहीं कहना कि 12 लोग थे, तुमने कहना कि 500 लोग था। जो उसको धमकियाँ वगैरह लगाते हैं, लेकिन वो मिन्नत समात करती है हेड कांस्टेबल की, तो कि तुम लोग मेरी FIR तो काटो। खैर जो बड़ा अधिकार होता है ASI, वो उसे बोलता है कि इसकी FIR काट लो। वो FIR काटता है। यहाँ पे 3 लोग ऊपर खड़े होते हैं पुलिस वाले, वो FIR में लिखवा रही होती है कि 12 लोग थे मेरे गांव के, फ़लाँ फ़लाँ इनके नाम थे, इनमें फ़लाँ डॉक्टर था, फ़लाँ पुलिस वाला था, फ़लाँ काम करने वाला रेडी वाला था, ये था ये था। 12 के 12 के नाम लिखाती है। वो FIR में लिख रहा होता है कि 500 लोग खेतों में आए, ये 10-12 लोगों का काफ़िला था, इनको अनजान लोग कत्ल करके चले गए, पता नहीं कौन थे। ज़िना की बात बीच लिखता ही नहीं और 500 लोगों का लिख देता है। और यहाँ पे मज़ेदारी की बात एक और वो काम करता है कि वो ना डेट चेंज कर देता है, 2 दिन का वक्फ़ा डाल देता है वकूवे का, और दूसरी FIR का 2 दिन का वक्फ़ा डाल देता है। हालांकि ये उसी रात का आगे सुबह को FIR करवाने आ गई थी। तो वक्फ़ा डालने ताकि कन्फ्यूज़ हो सके, अदालत कोई फ़ैसला ना कर सके, तो इसलिए ये सारे सबूत मिटाने की कोशिश करते। अब होना तो ये चाहिए था कि साथ ही हॉस्पिटल था, इसे हॉस्पिटल लेके जाते, इसकी वो रिपोर्ट वगैरह करवाते, जो इसके साथ ज़िना हुआ है वो इसके साथ रिपोर्टें लगाते FIR के साथ। लेकिन ये तो ज़िना वाली बात बीच में लिखते ही नहीं। वो जो वहाँ पे लाशें पड़ी होती है, एक ये प्राइवेट फ़ोटोग्राफ़र साथ लेते हैं, जाके उसकी तस्वीरें बना लेते हैं। तस्वीरें बनाने के बाद इनको ये चाहिए था कि पुलिस वाले उनको उठाने के बाद उनको हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजते, लेकिन ये फिर वहाँ पे पड़े रहने देते हैं। 2 दिन बाद फिर जाते हैं, एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होता है उसको साथ लेते हैं, फिर जाके वहाँ पे तस्वीरें वगैरह बना के आ जाते हैं। फिर उनके वो हॉस्पिटल भेज देते हैं, मतलब 4-5 दिन बाद। तो ये जो बल्कीस बानो थी, इसको वो शेल्टर में भेज देते हैं, जहाँ पे वो पनाहगीज़ नहीं रहते, जिनके घर तबाह हो चुके होते हैं और सारे पनाहगीज़ होते हैं। तो वो जो ना ये कोर्ट में एक दरख्वास्त सबमिट करते हैं। ये केस सबमिट करने के बाद पुलिस वाले कि ये FIR में कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा, कुछ मिलने दार, लिहाजा इसे खारिज कर दिया जाए। 24 फरवरी 2002 को ये वाक़या हुआ था। तो नाज़रीन गिरामी,
ऐसे ये केस चलते चलते एफआईआर की वो सारी कॉपियाँ वगैरह जो पूरा केस था अदालत में जाता है। अदालत को कहते हैं कि ये हमारा टाइम ज़ाया करने वाली बात है, 500 लोग थे उनमें पता नहीं कौन था, नामजद भी कोई नहीं है, तो ये केस खारिज कर दिया जाए। लेकिन अदालत खारिज नहीं करती है, अदालत आर्डर दे देती है कि दोबारा फिर इसकी जाँच करी जाए। ये दूसरी तरफ जो बल्किस बानो होती है वो शेल्टर होम शेल्टर का जो इंचार्ज होता है उसे सारी बात बताती है, वो मीडिया को बताता है, मीडिया आता है, मीडिया पे ये केस लीक्स होता है, लीक होने के बाद ये बात बढ़ जाती है। फिर ऐसे ही साल 2002 गुजर जाता है, अप्रैल 2003 आ जाता है, पुलिस वाले फिर चले जाते हैं कोर्ट में और कहते हैं कि हमारा टाइम फजूल में ज़ाया हो रहा है, इस केस में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो केस खारिज होने लगता है। तो अब जो बल्किस बानो होती है वो हेल्प लेती है होम शेल्टर वालों की और मीडिया की। हेल्प लेने के बाद ये केस चला जाता है सीबीआई के पास, हाई कोर्ट में चला जाता है, गुजरात हाई कोर्ट में चला जाता है और सीबीआई के पास चला जाता है। सीबीआई को इंचार्ज के लिए तफ्तीश के लिए बोला जाता है। दूसरी तरफ बल्किस बानो जो होती है उसका शौहर भी ज़िंदा बच चुका होता है, उनकी बच्ची तो कत्ल हो चुकी होती है, सास भी कत्ल हो चुकी होती है, लेकिन मियाँ बीवी बच चुके होते हैं। वो अपना होम शेल्टर से निकलते हैं और किराए का एक घर लेके गुजरात के इलाके में रहना शुरू हो जाते हैं। जब ये केस सीबीआई के पास जाता है तो जिनके ख़िलाफ़ एफआईआर हो रही थी, जिनका नामजद किया था बल्किस बानो ने, उनके घर वाले बाकी हिंदू लोग जितने थे सब लोग धमकियाँ लगाना शुरू कर देते हैं कि केस वापस ले लो वरना तुम्हें हम कत्ल कर देंगे। तो ये बल्किस बानो हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर करती है कि गुजरात के इलाके से ये केस निकाल के किसी और राज्य में भेजा जाए, हमें यहाँ पे धमकियाँ मिलती। यूँ करके उनको 30 बार अपना किराए का मकान बदलना पड़ता है बेचारों को, और ये केस गुजरात के इलाके से निकल के दूसरी राजधानी मुंबई में चला जाता है, वहाँ पे केस चलना शुरू हो जाता है। वहाँ की हाई कोर्ट जो होती है यहाँ पे वो क्या करती है, सीबीआई वाले जाके देखते हैं पहले कि एक फ़ोटोग्राफ़र जो होता है वहाँ पे उसकी बल्किस बानो की बेटी की लाश की तस्वीर होती है, दूसरी जो फ़ोटोग्राफ़र होता है वहाँ पे उसकी बेटी की लाश की तस्वीर नहीं होती। तो इनको ऐसे काफ़ी एविडेंस मिलते हैं जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। ये 6 पुलिस अधिकारों के ख़िलाफ़ कंपेन करते हैं, मतलब हाई कोर्ट को बताते हैं कि इन लोगों ने सबूत मिटाने की कोशिश करी है। और नाज़रीन 2 डॉक्टर्स को जिन लोगों ने रिपोर्ट गलत बताई होती है, गलत बनाई होती है, उनको ये शामिल कर लेते हैं। इस तरह 12 बंदे गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं, 6 पुलिस वाले गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं और 2 डॉक्टर गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं। और हाई कोर्ट की परमिशन लेके 7 कब्रें दोबारा फिर खोली जाती हैं, उनका फिर डीएनए टेस्ट होता है, उनका सब कुछ होता है। अब जो बल्किस बानो थी इसके ख़ानदान के सारे लोग थे, एक एक का नाम जानती थी, मारने वाले भी इसके गांव के थे, हमसाए थे, उनका भी एक एक का नाम जानती थी। ये हाई कोर्ट में जाके बयान देती है, सबका नाम बताती, सबको गिरफ़्तार होने के बाद अदालत में लाया जाता है, केस की सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद क्या होता है कि वो जो 12 लोग थे नंगा फसाद करने वाले, जिन लोगों ने ज़िना बिलजबर किया था और उसके बाद उन लोगों ने कत्ल किया था, उनको सज़ाए मौत सुना दी जाती है और 6 पुलिस वालों को और 2 डॉक्टर्स को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। अब वो क्या करते हैं, वो अपना केस उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाते हैं। जो 12 लोग थे उनके घर वाले और वो दंगा फसाद करने वाले डॉक्टर वगैरह और पुलिस वगैरह वाले सारे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो उनकी फांसी की सज़ा खारिज करके उम्र कैद में तब्दील कर देती है। ये फिर अपनी पटिशन कुछ अरसे बाद दायर करते हैं। एक वो जो होता है ना एमएनए जो होता है वहाँ का जो एमपी होता है, उनके पास पटिशन दायर करते हैं कि हमारा इतना अरसा हो गया जेल में। ये बात कर रहे हैं 2002 में ये केस चला था, 2003 में वो गिरफ़्तार हुए थे, 1 साल तो पुलिस वालों ने गिरफ़्तार ही नहीं किया। फिर 21 जनवरी 2008 को ये लोग कोर्ट में एक पटिशन दायर करते हैं और वो पटिशन पहले भेजते हैं एक एमपी के पास कि हम लोग जेल में अच्छे सलूक के साथ रह रहे हैं, इसलिए हम लोगों को रिहा कर दिया जाए। वो जो एमपी होता है वो कोर्ट को भेज देता है ये रिपोर्ट, कोर्ट जो होती है वो फैसला करती है, उनको रिहा कर देती है बेल के ऊपर। बाहर जब आते हैं तो घर वाले मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसे खुश हो रहे होते हैं जैसे पता नहीं कोई कितना बड़ा मार्का मार के आए हैं। तो फूलों के हार माला पहनाई जाती हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ होता है। खैर जो भी होना था, जो भी वो करते हैं, सब होता है, बुरा ही होता है। खैर अब जो बल्किस बानो थी इसके साथ मीडिया भी मिल चुका था, काफ़ी जो पॉलिटिशियन थे वो भी मिल चुके थे और जो शेल्टर होम का इंचार्ज था वो भी मिल चुका था। ये फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद बोलते हैं जी उन लोगों को छोड़ दिया गया जिन लोगों ने 10 कत्ल किए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे साथ 3 बार ज़िना किया, 3 लोग थे, ऐसे 3-3 का ग्रुप बना हुआ था। खैर
सुप्रीम कोर्ट फिर उनको गिरफ़्तार करने की, सरेंडर करने की ऑर्डर दे देता है। उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, फिर उम्र कैद की सज़ा कर दी जाती है। वो फिर पटिशन हाई कोर्ट में दायर कर देते हैं। कुछ अरसे बाद 2008 में वो एक दफ़ा रिहा हुए थे। रिहा होने के बाद वो 2022 में आके 15 अगस्त 2022 को फिर पटिशन दायर कर देते हैं कि हमें रिहा किया जाए, इतना साल हो गए हैं, दंगे फसाद ख़त्म हुए तो हमारा कसूर नहीं वगैरह वगैरह। हाई कोर्ट उनको फिर रिहा कर देती है। यहाँ पे जब ये फिर रिहा होते 2022 को, फिर मीडिया को गुस्सा आता है, बड़े बड़े लोगों को गुस्सा आता है कि जिन लोगों ने 10 लोगों का ग्रुप कत्ल कर दिया और उनके साथ ज़िना किया, और एक बूढ़ी औरत के साथ ज़िना किया, 5 माह की हामला के साथ ज़िना किया, एक छोटी बच्ची जो 2-3 दिन की थी उसको मार दिया, पत्थर के ऊपर फेंक, उन लोगों को छोड़ दिया गया। अब बड़े बड़े लोग इसमें मसला खड़ा कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं, पॉलिटिशियन खड़े हो जाते हैं, ये मीडिया खड़ा हो जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट थी फिर ऑर्डर देती है इनको सरेंडर करने का, सरेंडर करते हैं। फिर सरेंडर करने के बाद जो थी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि ये पूरी उम्र जेल में ही रहेंगे। अब 2 डॉक्टर, 6 पुलिस वाले और 12 बंदे, वो जिनमें 2 बंदे तो मर जाते हैं इसी अरसे में, उनकी डेथ हो जाती है, कुदरती तौर पे ही उनकी डेथ हो जाती है। बाकी 10 बचते हैं। ये 10 अभी भी जेल के अंदर हैं और ये अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।